आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के सेशन में हम करेंगे कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड एमलगमेशन। ठीक है, तो आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का मीनिंग हम देखेंगे कि कॉम्प्रोमाइज किसके बीच में हुआ है। अरेंजमेंट को आप यूं समझिए, मान लीजिए एग्रीमेंट को हम अरेंजमेंट करें। किसी टर्म पर दो लोग आपस में सहमत हो जाएं तो उसे अरेंजमेंट कहेंगे। और अरेंजमेंट यहाँ किन के बीच में होगा ये समझने की जरूरत है, और कॉम्प्रोमाइज किन के बीच में होगा ये सीखने की जरूरत है। तो बहुत बढ़िया तरीके से हमने ये पार्ट करना है, और इस पार्ट में आपने ध्यान रखना है, हमने कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये पार्ट हम करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज की डेफिनेशन हम सीखेंगे। कॉम्प्रोमाइज इज नॉट डिफाइंड अंडर द एक्ट। कॉम्प्रोमाइज क्या है? डिफाइन नहीं है। चलिए फिर भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्रोमाइज मीन्स एन एमिकेबल सेटलमेंट विद डिफरेंस बाय द पार्टीज टू डिस्प्यूट और डिफरेंस बाय एग्रीइंग नॉट टू टाई इट आउट। ठीक है बेटा, तो डिस्प्यूट को हम एमिकेबल उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसका प्रभावी निपटारा करेंगे। ठीक है, जो भी झगड़ा है उसका निपटारा करेंगे और उसको कोर्ट में लेकर नहीं जाएंगे उसके ऊपर। ठीक है बेटा, एग्रीइंग नॉट टू ट्राई इट आउट, यानी डिस्प्यूट को हम फर्दर, ठीक है, उस पर हम मुकदमेबाजी नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम सॉल्व करेंगे, बैठकर सेटलमेंट निकालेंगे। इट मीन्स एन एग्रीमेंट टर्मिनेटिंग डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज एज टू राइट्स और मॉडिफाइंग द राइट्स। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्यूट को हमने टर्मिनेट करना है, ख़त्म करना है, तो हम अपने राइट्स को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज इफ देयर इज नो डिस्प्यूट। और कॉम्प्रोमाइज का वहाँ सवाल ही नहीं उठता जहाँ झगड़ा नहीं है। तो कॉम्प्रोमाइज हमेशा वहाँ होता है जहाँ डिस्प्यूट होता है। तो डिस्प्यूट इज प्री रिक्विजिट फॉर अ कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज रिजल्ट्स इनटू सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। और कॉम्प्रोमाइज का इफेक्ट क्या होगा? कॉम्प्रोमाइज से हमारा डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। तो कॉम्प्रोमाइज यहाँ किसके बीच में होगा वो हमें आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम समझेंगे कि किसके बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाना है और किसके बीच में अरेंजमेंट करवाना है। वो बात की बात है, लेकिन यहाँ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को पहले डिफाइन कर रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज का क्या मतलब है। कि मान लीजिए कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्प्यूट है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज बोलेंगे। कॉम्प्रोमाइज करवाना है, डिस्प्यूट है और डिस्प्यूट को खत्म करवाना है, तो उसे कॉम्प्रोमाइज कहेंगे। ठीक है, कंपनी और क्रेडिटर्स के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो किस तरह की कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे आने वाले इस चैप्टर में हम ये बात सीखेंगे। अरेंजमेंट का मतलब क्या है? इट मीन्स एग्रीमेंट विच मॉडिफाई राइट्स अबाउट विच देयर इज नो डिस्प्यूट। इफ इट मीन्स एग्रीमेंट्स विच मॉडिफाई राइट्स अबाउट विच देयर इज नो डिस्प्यूट। ठीक है, डिस्प्यूट नहीं है लेकिन कोई पेंच फंसा हुआ है, कोई मसला फंसा हुआ है बीच में, तो उसमें राइट्स को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, शाबाश। लेकिन अगर डिस्प्यूट है तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज होगा। डिस्प्यूट नहीं है, राइट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ठीक है। मॉडिफिकेशन इन राइट्स, आप इस चीज को ऐसे समझेंगे बेटा। मॉडिफिकेशंस मॉडिफिकेशंस इन राइट्स, मॉडिफिकेशन इन राइट्स। तो क्वेश्चन ये है कि क्या डिस्प्यूट है पार्टीज के बीच में? क्या डिस्प्यूट है पार्टीज के बीच में? आंसर इज यस, डिस्प्यूट है। एंड आंसर इज नो, डिस्प्यूट नहीं है। अगर डिस्प्यूट है तो इस चीज को कॉम्प्रोमाइज बोल रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज में होगा क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स। अगर डिस्प्यूट नहीं है तो इस चीज को अरेंजमेंट बोल रहे हैं। तो इसी चीज को अरेंजमेंट बोल रहे हैं। अरेंजमेंट में होगा क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स। आप बात को ध्यान से समझेंगे। इट इंक्लूड्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी बाय कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, डिवीजन ऑफ शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। बोथ अबव मेथड्स, या तो कंसोलिडेट करेंगे या डिवीजन भी कर सकते हैं, कंसोलिडेट भी कर सकते हैं, या कोई और इनके बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। अरेंजमेंट में इन्वॉल्व, ठीक है,
आइए अरेंजमेंट का कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, ताकि आप बात को समझ पाए। डिवेंचर होल्डर के साथ आप क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं? एक्सटेंड टाइम फॉर पेमेंट, रिलीजिंग देयर सिक्योरिटी इन होल और इन द पार्ट और एक्सचेंज ऑफ देयर डिवेंचर फॉर इक्विटी शेयर्स इन अ न्यू कंपनी। डिवेंचर्स इशू किए थे मेच्योरिटी डेट पर, हम उनकी पेमेंट के टाइम को बढ़ाएंगे, तो ये अरेंजमेंट है। डिवेंचर्स सिक्योर्ड होते हैं और जिन एसेट्स पर डिवेंचर सिक्योर होंगे उन एसेट्स को रिलीज करवाएंगे, उनके बदले में डिवेंचर होल्डर्स को हम शेयर्स दे देंगे, तो इसको हम अरेंजमेंट बोलेंगे। क्रेडिटर्स वेव पार्ट पेमेंट ऑफ क्लेम्स एंड रिसीव बैलेंस इन शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। जो क्रेडिटर्स हैं वो अपना थोड़ा क्लेम को कम कर देंगे, क्योंकि अगर क्रेडिटर्स अपना क्लेम पूरा इन्फोर्स कर देंगे तो विजय माल्या की तरह कंपनी भाग जाएगी, कंपनी के डायरेक्टर्स विजय माल्या बन जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी के डायरेक्टर्स भागे ना देश छोड़कर, तो क्रेडिटर्स अपने क्लेम को कम कर देंगे, ठीक है। और जो क्लेम कम किया उसके बदले में शेयर्स ले लेंगे या डिवेंचर्स ले लेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वेव द एरियर्स ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स अपने डिविडेंड को छोड़ देंगे एंड एग्री टू एक्सेप्ट अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ डिविडेंड इन द फ्यूचर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट। एक्सचेंज ऑफ कंपनीज एसेट्स फॉर शेयर्स इन न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, ठीक है बेटा। एक्सचेंज ऑफ कंपनीज एसेट्स फॉर शेयर्स इन न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, ठीक है बेटा। कंपनी के एसेट्स पर हक किसका होता है? ठीक है, शाबाश। तो अरेंजमेंट का मतलब मैं बता रहा हूं आपको, आप ध्यान से सुनिए। कंपनी ए और कंपनी बी के शेयर कैपिटल है, एसेट्स है। कंपनी बी के भी शेयर कैपिटल है और एसेट्स हैं। हमने ए और बी को मिलाकर सी बनाना है। अब सी कंपनी की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें एसेट्स, ए के एसेट्स आ जाएंगे, उसमें ए के एसेट्स को और बी के एसेट्स को भी मिला देंगे इसमें, और बदले में जो शेयर कैपिटल ए के शेयर कैपिटल है उनको सी के शेयर दे देंगे, ठीक है। इनको भी शेयर कैपिटल दे देंगे सी की, और इनको भी सी की शेयर कैपिटल दे देंगे। टेक्निकली इसे बोलते हैं एमलगमेशन। इसे क्या बोलते हैं? एमलगमेशन। तो एमलगमेशन के लिए शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में जो अरेंजमेंट होगा, एग्रीमेंट होगा, उसे कह रहे हैं अरेंजमेंट, ठीक है। आपके राइट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या राइट्स मॉडिफाई कर रहे हैं? कि आपके पास पहले ए कंपनी के शेयर्स थे, अब सी कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। पहले आपका ए के एसेट्स पर क्लेम होता था वाइंडिंग अप पर, अब सी के एसेट्स में क्लेम होगा। आपके पास बी के शेयर्स थे, अब आपको सी के शेयर कैपिटल मिलेंगे। तो मॉडिफिकेशन, अगर इस मॉडिफिकेशन राइट्स में अगर डिस्प्यूट है तो उसे कॉम्प्रोमाइज कहेंगे, इसका निपटारा करवाएंगे। अगर नहीं है तो इसे अरेंजमेंट कहेंगे। ये चैप्टर की आपकी शुरुआत है, एमलगमेशन चैप्टर की शुरुआत है, और इसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट सीख रहे हैं। आई थिंक आपको ये अच्छे से इस कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट आप पढ़ेंगे बेटा, ये नोट्स में मैंने आपको दिया है, शाबाश। डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, आइए इसे हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। When a company has dispute with members or creditors, a scheme of compromise may be prepared. But where there is no dispute, but there is need for readjusting the rights and liabilities of the members or creditors, company may prepare a scheme of arrangement with them. तो ये मेन क्रक्स है अब तक की डिस्कशन का, ये मेन क्रक्स है अब तक के डिस्कशन का। प्यारे दोस्तों, बच्चों, हम क्या शुरू कर रहे हैं? आज की क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किस मकसद के लिए पढ़ना है? अमलगमेशन के लिए पढ़ना है। अमलगमेशन का मतलब क्या है? जब दो कंपनीज आपस में मर्ज होकर नई कंपनी बने तो उसे कहते हैं एमलगमेशन। तो एमलगमेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। अब एमलगमेशन होना है तो वहाँ डिस्प्यूट भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ डिस्प्यूट नहीं भी हो सकता है। जहाँ डिस्प्यूट है तो उसे कॉम्प्रोमाइज कहेंगे, जहाँ डिस्प्यूट है उसे कॉम्प्रोमाइज कहेंगे, और जहां डिस्प्यूट नहीं है उसे अरेंजमेंट कहेंगे। आप बात को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कौन कौन से सेक्शन मेनली हमें करने हैं इसमें? 390 में तो सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की, और ज़्यादा कुछ नहीं दिया।
तो मेनली 391 टू 393 पहले करेंगे और फिर हम आगे की बात इसमें समझेंगे। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट विद होम, तो कंपनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट किसके साथ करेगी, ये बात सीखने की है। कंपनी कैन मेक कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट विद इट्स क्रेडिटर्स, एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, मेंबर्स, एनी क्लास ऑफ मेंबर्स। तो इसका आगे का प्रोसीजर हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड अलोंग विद द स्कीम in detail for compromise or arrangement. Procedure for compromise and arrangement are same. Procedure same है, हाई कोर्ट को एप्लीकेशन देनी पड़ती है। एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड अलोंग विद द स्कीम इन डिटेल फॉर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। प्रोसीजर फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट आर सेम, जो प्रोसीजर है वो सेम है। कंपनी कैन एंटर इन टू कॉम्प्रोमाइज, इंपॉर्टेंट नोट एक यहाँ पर आप नोट करेंगे, एक इंपॉर्टेंट नोट है। Company can enter into compromise or arrangement even though the memorandum or articles do not contain specific power in this regard. Company has implied power to compromise or arrangement. तो इसके लिए कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एज सच देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटी होनी चाहिए। हु कैन अप्लाई, शाबाश। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? फॉलोइंग पर्सन्स कैन अप्लाई टू कोर्ट फॉर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। यहाँ पे ध्यान रखिए, हम यहाँ पे डिस्प्यूट के ऊपर मुकदमेबाजी नहीं कर रहे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एप्लीकेशन है। कंपनी कर सकती है, क्रेडिटर कर सकती है, एनी मेंबर कर सकता है, लिक्विडेटर व्हेन द कंपनी इज अंडर लिक्विडेशन, और कंपनी अगर लिक्विडेशन प्रोसेस में है तो लिक्विडेटर भी एप्लीकेशन कर सकता है। शाबाश बेटा, ध्यान से आपने बात को सुनते जाना है, नोट करते जाना है। बहुत इजी लैंग्वेज और बहुत इजी तरीके से मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। फॉलोइंग कंपनीज कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। शाबाश। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट करवा सकती हैं, फॉरेन कंपनी व्हेन इट सीज टू कैरी ऑन बिजनेस इन इंडिया। शाबाश, ये दोनों टाइप की कंपनीज यहाँ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करवा सकते हैं। Where company is under liquidation, creditor or member make application for compromise or arrangement. Expression creditor includes contingent and prospective creditors. ठीक बात है। तो क्रेडिटर्स की डेफिनेशन में जो प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स हैं या जो कंटिजेंट क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मतलब कंटिजेंट क्रेडिटर्स वो जिनका क्लेम अभी ड्यू नहीं हुआ है लेकिन इन फ्यूचर उनका क्लेम ड्यू हो सकता है, तो उन्हें कहेंगे कंटिजेंट क्रेडिटर्स या प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स। तो कोर्ट को आप एप्लीकेशन देंगे, कौन एप्लीकेशन दे सकता है, हमने ये बात पढ़ी। और कोर्ट ऑर्डर मीटिंग, जब आप कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे तो कोर्ट क्या करेगा? मीटिंग को ऑर्डर करेगा। कोर्ट ऑन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन ऑर्डर दैट मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स और मेंबर्स बी कॉल्ड एंड हेल्ड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड। नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, द कोर्ट शैल गिव नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट एप्लीकेशन फॉर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। Court shall take into consideration representation received, if any, made by the government. Court is not bound to accept the opinion of central government. Notice and meeting, फिर क्या होगा बेटा? जो लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं उनकी मीटिंग बुलाई जाएगी, मेंबर्स करना चाहते हैं तो मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट, या क्रेडिटर्स करना चाहते हैं तो उनकी एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी। कंपनी शुड कंडक्ट मीटिंग एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट। शाबाश। नोट एज पर द कंपनीज एक्ट, याद रखना, कंपनी शुड कंडक्ट द मीटिंग एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जनरल मीटिंग के सेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग मीटिंग होगी या कोर्ट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। तो आपका आंसर क्या होगा? कोर्ट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है बेटा। नोटिस शुड बी गिवन टू क्रेडिटर्स और मेंबर्स एंड इट शुड कंटेन फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। नोटिस यानी किसको दिया जाएगा? क्रेडिटर्स को या मेंबर्स को। क्रेडिटर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज है तो क्रेडिटर्स को नोटिस दिया जाएगा, और अगर मेंबर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज है तो मेंबर्स को इसका नोटिस दिया जाएगा। नोटिस में आप क्या लिखोगे? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये लिखोगे। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होती है? नोटिस के साथ हम एक स्टेटमेंट को अनेक्स करते हैं, नोटिस के साथ एक स्टेटमेंट को जोड़ते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि जो रिजोल्यूशन हम पास करने लगे हैं ये स्पेशल जनरल मीटिंग में, तो उस रिजोल्यूशन का क्या लॉजिक है, क्या कारण है, क्या मकसद है उस रिजोल्यूशन का। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हम उसकी रीजन क्लियर करते हैं कि क्यों हम ये स्पेशल बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं।
इंटरेस्ट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल इन द स्कीम, मैनेजरियल पर्सनल का क्या इंटरेस्ट है उस स्कीम के अंदर, ये भी आप क्लियर करेंगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में. इफ डिबेंचर होल्डर्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय द स्कीम, इंटरेस्ट ऑफ ट्रस्टीज शुड आल्सो बी डिस्क्लोज. इंटरेस्ट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल इन स्कीम भी बताएंगे. इफ डिबेंचर होल्डर आर आल्सो अफेक्टेड बाय द स्कीम, अगर कॉम्प्रोमाइज की स्कीम से डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट पर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, जो कॉम्प्रोमाइज आपने किया, जो अरेंजमेंट किया, उससे डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहे हैं, तो उस स्कीम में जो ट्रस्टी था, जो डिबेंचर ट्रस्टी था, उसका क्या इफेक्ट है. भाई जब भी आप डिबेंचर इशू करते हैं तो आपको पता है कि डिबेंचर सिक्योर होते हैं. तो डिबेंचर को सिक्योर करने के लिए डिबेंचर ट्रस्ट डीड लिखी जाती है. डिबेंचर ट्रस्ट डीड में डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट होती है. ठीक बात है कि नहीं बात है. अब आपने एक कॉम्प्रोमाइज किया, अरेंजमेंट किया, एक स्कीम ड्राफ्ट की, और स्कीम में डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट है, तो ट्रस्टी उस स्कीम में ट्रस्टी का क्या इंटरेस्ट है ये आप डिस्क्लोज करोगे. कहां डिस्क्लोज करोगे? नोटिस में डिस्क्लोज करोगे. शाबाश. आगे इस बात को हम ध्यान से समझेंगे. शाबाश. Notice calling meeting shall be advertised. When the notice is advertised, it should contain all above particulars. और एडवर्टीजमेंट भी करना है नोटिस का, और ये सब पर्टिकुलर्स उस एडवर्टीजमेंट में भी होने चाहिए. शाबाश. आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे. एट द मीटिंग रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ द नंबर. शाबाश. बहुत ध्यान से आप देखना है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. At the meeting, resolution should be passed by majority of the number representing in value of 3/4 of the creditors of or members present in person or by proxy. Only members or creditors present and voting shall be counted for considering majority. क्या कहना चाहते हैं आपको? मान लीजिए कंपनी है, कंपनी ये एक अलग तरीके का रेजोल्यूशन पास होगा. आज तक आपने ऐसा रेजोल्यूशन कंपनी लॉ में नहीं पढ़ा है. आप कंपनी लॉ को बचपन से पढ़ रहे हैं. इस टाइप का रेजोल्यूशन आपने पहली बार देखा होगा कि कंपनी है, एक कंपनी है, और ये अपने मेंबर्स के साथ, कंपनी अपने मेंबर्स के साथ क्या कर रही है? कंपनी अपने मेंबर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है, या फिर अरेंजमेंट ये लोग कर रहे हैं. ठीक है, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट में क्या फर्क है? कोर्ट के पास एप्लीकेशन जाएगी, कोर्ट मीटिंग बुलाएगा. अब मीटिंग में मान लीजिए कंपनी के पास टोटल जो ये हैं 100 मेंबर्स हैं. तो रिजोल्यूशन को कब हम वैलिड मानेंगे? जब इस 100 मेंबर्स में मेजोरिटी मेंबर्स प्रेजेंट हो. ठीक है, मेजोरिटी मेंबर्स प्रेजेंट हो. ठीक है, मतलब मेजोरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी 51 और मोर प्रेजेंट होनी चाहिए. मेजोरिटी का मतलब क्या है? 51 और मोर. और जो मेंबर्स प्रेजेंट है ना, उनके पास 3/4 वैल्यू होनी चाहिए. टोटल वैल्यू है, यानी मेंबर्स के जो पास शेयर्स हैं उसकी टोटल वैल्यू है. मेंबर्स के पास जो शेयर्स हैं उसकी टोटल वैल्यू है 12 करोड़, मान लीजिए 12 करोड़. तो 3/4 यानी 9 करोड़ के शेयर्स हों जो उस मीटिंग में प्रेजेंट हों और जो वोटिंग कर रहे हों. टोटल मान लो 12 करोड़ है, टोटल मतलब वैल्यूएशन शेयर्स का 12 करोड़ है. तो उस मीटिंग में प्रेजेंट और वोटिंग कितने लोग कर रहे हो? ठीक है बेटा, 3/4 वैल्यू होनी चाहिए. और फिर उनमें से जो मेजोरिटी है, देन कैलकुलेट द मेजोरिटी. देन कैलकुलेट द मेजोरिटी. यानी कहां ये नहीं हो सकता, कहां नहीं हो सकता. ठीक है, यहां ये सेक्शन इस चीज को कंटेम्पलेट कर रहा है, ये ठीक है. एक एग्जांपल देता हूं जहां ठीक नहीं है. मीटिंग में 60 लोग प्रेजेंट हैं,
ठीक है, मेजोरिटी है, हाँ जी है, आप कहते हैं मेजोरिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। वैल्यू कितनी है? 6 करोड़। वैल्यू कितनी है? 6 करोड़। क्या 3/4 है? क्या 3/4 वैल्यू है? आप कहते हैं कि नहीं है, ठीक है। अब यहां पे आप मेजोरिटी कैलकुलेट करते हैं और मान लीजिए आप मेजोरिटी है तो क्या रेजोल्यूशन पास हुआ? पहले वाले केस में तो हुआ, लेकिन दूसरे वाले केस में ये रेजोल्यूशन इज नॉट वैलिड। दूसरे वाले केस में रेजोल्यूशन इज नॉट वैलिड। एक और केस बताता हूं आपको बेटा, एक और केस बताता हूं, ठीक है। टोटल जो मेंबर्स हैं वो हैं 3 मेंबर्स आए। क्या मेजोरिटी में आए? क्या मेजोरिटी में आए? नहीं आए, ठीक है। लेकिन इनके पास जो शेयर्स हैं वो हैं 51 करोड़। जो इनके पास शेयर्स हैं वो हैं 9 करोड़ के। इन 3 लोगों के पास ही 9 करोड़ के शेयर्स हैं, ठीक है। क्या 3/4 वैल्यू है? मैं आपसे पूछूं, क्या 3/4 वैल्यू है, ठीक है। क्या रेजोल्यूशन पास हुआ? यस। क्या रेजोल्यूशन मेजोरिटी से पास हुआ? हाँ हुआ। 3 लोगों में से 2 लोग हाँ करते हैं तो रेजोल्यूशन पास हुआ मेजोरिटी से। क्या रेजोल्यूशन, क्या इस थर्ड केस में, क्या इस थर्ड केस में रेजोल्यूशन सेक्शन 391 के अकॉर्डिंग पास हुआ? मैं कहूंगा नहीं हुआ, क्योंकि कब रेजोल्यूशन पास होगा? जब बेटा मेजोरिटी में मेंबर प्रेजेंट हो, 100 मेंबर हैं, 51% हैं, 3/4 उनके पास वैल्यू हो, टोटल 12 करोड़ हैं तो 9 करोड़ के उनके पास शेयर्स होने चाहिए कम से कम, ठीक है। फिर कैलकुलेट करनी है मेजोरिटी। ये तीनों काम होंगे तो रेजोल्यूशन को पास होना हुआ माना जाएगा। मान लीजिए 60 लोग आए, 60 लोग आए, मेजोरिटी है, आप कहते हैं 6 करोड़ की उनकी वैल्यूएशन है। क्या 3/4 टोटल वैल्यू का है? 3/4 टोटल वैल्यू का 9 करोड़ होना चाहिए। यहाँ 6 करोड़ है तो वैल्यू नहीं हुई। क्या मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास हुआ? आप कहते हैं हुआ। क्या सेक्शन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ? हम कहेंगे नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ये वाली कंडीशन आपने सेकंड कंडीशन पूरी नहीं करी, ठीक है बेटा। ध्यान से एक तीसरा केस और देखते हैं। मेजोरिटी में सिर्फ 3 लोग ही मीटिंग में आए। कितने लोग मीटिंग में आए? 3 लोग मीटिंग में आए। क्या मेजोरिटी है? हम कहेंगे नहीं है। लेकिन उन 3 लोगों के पास 9 करोड़ के शेयर्स हैं। क्या वैल्यू है? आप कहते हैं है, ठीक है। क्या रेजोल्यूशन पास हुआ? उन तीनों में से 2 लोगों ने हाँ कर दी, रेजोल्यूशन के फेवर में वोट डाल दिया। क्या मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास हुआ? आप कहते हैं हुआ। क्या कंप्रोमाइज अरेंजमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि रेजोल्यूशन वैलिड नहीं है। तो मैंने बेटा इस स्कीम को, इस चीज को मैंने बहुत गहराई से पढ़ाने की कोशिश करी, आपको सिखाने की कोशिश करी। तो आइए एक बार दोबारा पढ़ेंगे। At the meeting, resolution should be passed by majority of the number representing in the value 3/4 of the creditors or members present in person or by proxy. Only member or creditors present and voting shall be counted for considering majority. ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है अभी, इस चीज को ही मैंने एक्सप्लेन किया है अभी। आइए इंपॉर्टेंट नोट पढ़ेंगे इसके ऊपर। इंपॉर्टेंट नोट पढ़ेंगे। क्लबिंग ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन अ मीटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ अ स्कीम इज नॉट परमिसिबल, ठीक है। इन दोनों को क्लब नहीं कर सकते, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड को क्लब नहीं करोगे। स्कीम शुड बी अप्रूव्ड बाय इक्वल इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सेपरेटली इफ सेपरेट मीटिंग आर हेल्ड। मीटिंग ओरिजिनली हेल्ड अंडर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग adjourned विदाउट अ फ्रेश ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप ऐड कर लेंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ा लेंगे आप। शाबाश बेटा। और अगला हम काम करेंगे अप्रूवल ऑफ स्कीम बाय कोर्ट। अगला हम काम करेंगे अप्रूवल ऑफ स्कीम बाय कोर्ट। इसके बाद क्या होगा? कोर्ट स्कीम को अप्रूव करेगा, ठीक है। वाइल कंसिडरिंग स्कीम द कोर्ट एक्ट इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी। कोर्ट यहाँ पे एम्पायर बन जाएगा, सुपरवाइजर बन जाएगा। बिफोर द कोर्ट अप्रूव स्कीम इट शुड बी सेटिस्फाइड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। द स्टैट्यूटरी प्रोविजन मस्ट हैव बीन कंप्लाइड विद। जो भी लीगल सेक्शंस हैं वो कंप्लाई होने चाहिए। नंबर 1 बात। Resolution are passed by the statutory majority in value and number at duly convened meeting. Majority of members and creditors have acted bona fide and for the benefit of the company. Class of member creditors is fairly represented. ये तीनों बातें होनी चाहिए तो वो कॉम्प्रोमाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। Scheme in its interest of the company. Scheme is in interest of the company as well as in the interest of shareholder and creditors. Shabash. Scheme is workable, feasible and financial viable. Scheme is not against the public policy. Scheme is not designed for fraud and with malified intentions. Malified मतलब bad intentions. Company or any other party making the application has disclosed to the court by affidavit or otherwise all material facts relating to company as such as
the latest financial position of the company, latest auditor report of the accounts of the company, whether any investigation or proceeding are pending against the company, material interest of managerial personnel are stated in the scheme, and notice calling the meeting, the effect of these interests on the scheme should be adequately explained. When the scheme is highly inequitable, shabash, scheme is highly inequitable and unjust, even a single minority shareholder is entitled to oppose the scheme. सैंडविक एशिया लिमिटेड के केस में ये डिसीजन दिया। आइए अब तक हमने क्या पढ़ा बेटा, आइए एक बारी पूरी क्लास को एक बारी हम अब तक की रिवाइज करते हैं, क्योंकि चैप्टर मैं ये मानता हूं कि इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं इस चैप्टर को इतनी ग्रेसफुली करवाना चाहता हूं कि इस चैप्टर को करने के बाद आपको पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। चलिए इस चीज को हम करेंगे, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड एमलगमेशन को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज देखेंगे। इज नॉट डिफाइंड अंडर द एक्ट। कॉम्प्रोमाइज मीन्स एन एमिकेबल सेटलमेंट और डिफरेंसेस by parties to dispute or differences by agreeing not to try it out. It means, पहले compromise का मतलब देखा बेटा, it means terminating dispute। कहने का मतलब ये है बेटा, compromise और arrangement का मतलब क्या है कि rights को modify करना, rights को modify करना इसका मकसद है। dispute है तो compromise बोल देंगे और dispute नहीं है तो उसे arrangement बोल देंगे। ये चीज आपने सीख ली है। दोनों के बीच में डिफरेंस भी बेटा बता दिया आपको, और कौन कौन से सेक्शन करने हैं, 391, 392, 393, तीन सेक्शंस इसमें रेफर कर देने हैं आपने शुरू में। कॉम्प्रोमाइज और किसके बीच में होगा, किन किन पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट होगा, ये आपको बेटा सिखा दिया। हेडिंग नंबर 3 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये आपने सीख लिया। अप्लाई किसे करना है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बता देंगे भाई कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट आई है। फिर नोटिस का कोर्ट नोटिस का मीटिंग का नोटिस देगा, उसके बाद मीटिंग बुलाई जाएगी और मीटिंग में रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, ये सब बातें नोटिस में कैसे लिखोगे, ये सब बातें हम अब तक सीख चुके हैं। फिर कोर्ट क्या करेगा, स्कीम को अप्रूव करेगा। ये सब बातें जब कोर्ट स्कीम को अप्रूव करेगा तो कोर्ट किन किन फैक्टर्स को चेक करेगा इस स्कीम को अप्रूव करने के लिए, कोर्ट किन किन फैक्टर्स को चेक करेगा इस स्कीम को अप्रूव करने के लिए, ये सब बातें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, फाइल ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू आरओसी। शाबाश बेटा, कोर्ट में लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए थे इसके हम। कोर्ट में अप्रूव द स्कीम और रिजेक्ट इट। व्हेन स्कीम इज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट इट इज बीइंग बाइंडिंग टू ऑल पार्टीज ऑफ एंड द कंपनी। अगर कोर्ट स्कीम को अप्रूव कर देगा तो सभी जो पार्टीज हैं, ठीक है, कोर्ट में अप्रूव द स्कीम और रिजेक्ट इट। कोर्ट स्कीम को अप्रूव भी कर सकता है और स्कीम को रिजेक्ट भी कर सकता है। व्हेन स्कीम इज अप्रूव्ड बाय कोर्ट इट इज बाइंडिंग टू ऑल पार्टीज एंड कंपनी। जब कोर्ट स्कीम को अप्रूव कर दे तो ये सभी पार्टीज के ऊपर बाइंड करेगी। फाइल ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू आरओसी। फाइल ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू आरओसी। एन ऑर्डर मेड बाय कोर्ट सैंक्शनिंग द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शैल हैव नो इफेक्ट अंटिल अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सेम इज फाइल्ड विद आरओसी। An order made by court sanctioning the compromise or arrangement shall have no effect until a certified copy of the same is filed with ROC। कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जब तक आप कोर्ट के ऑर्डर को ROC के साथ फाइल नहीं करोगे तब तक ये स्कीम वैलिड नहीं मानी जाएगी। Moreover, a copy of every such order must be annexed to every copy of the memorandum issued after the filing of the certified copy of the order। यानी इस कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हो जाने के बाद जो भी कॉपी आप एमओए की इशू करोगे तो उस कॉपी के साथ कोर्ट के ऑर्डर को अनेक्स कर दोगे। एक प्रोसीजर के एक डायग्राम के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे, एक डायग्राम के थ्रू हम इसे समझेंगे। सबसे पहले आपने क्या देनी होगी, एप्लीकेशन टू कोर्ट विद स्कीम। कोर्ट नोटिस इशू करेगा, कोर्ट ऑर्डर टू कन्वे। पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन देनी होगी, फिर आपको कोर्ट नोटिस इशू करेगा, कोर्ट ऑर्डर टू कन्वे, कंपनी कन्वे मीटिंग, कंपनी मीटिंग कन्वे करेगी, फिर रेजोल्यूशन पास होगा, फिर कोर्ट स्कीम को अप्रूव करेगा, फिर फाइल कोर्ट्स ऑर्डर विद आरओसी। फिर ये पूरा प्रोसेस है। देखो ये पूरा प्रोसेस ये यूं चलेगा बेटा। पहले शाबाश, ध्यान से आपने बात को समझना है, ध्यान से बात को करना है। सबसे पहले कोर्ट के साथ एप्लीकेशन टू ऑर्डर
एप्लीकेशन टू कोर्ट विद स्कीम। पहले सबसे पहले आप एप्लीकेशन दोगे, उसके बाद कोर्ट नोटिस इशू करेगा, फिर उसके बाद कोर्ट कहेगा कि मीटिंग बुलाओ, फिर क्या करोगे, कंपनी मीटिंग कन्वेन करेगी, कंपनी मीटिंग कन्वेन कंपनी करेगी, फिर क्या होगा, रेजोल्यूशन पास होगा, फिर रेजोल्यूशन पास होने के बाद स्कीम इज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट स्कीम को अप्रूव करेगा, फिर उसके बाद फाइल कोर्ट्स ऑर्डर विद आरओसी। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम इन सिंपल, इन वेरी वेरी सिंपल मैनर आई हैव एक्सप्लेन दिस टू यू। कोई भी डाउट है, कोई भी बात है, शाबाश, उसको आप ध्यान से समझेंगे। पावर ऑफ कोर्ट अब हम डिस्कस करेंगे बेटा। पावर ऑफ कोर्ट इन स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, सेक्शंस 391 392 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। आइए हम सेक्शन 391 और 392 में कोर्ट के पास क्या पावर हैं, उन सब पावर्स को हम डिस्कस करेंगे, शाबाश। फिर हम रिकंस्ट्रक्शन और एमलगमेशन को पढ़ेंगे। रिकंस्ट्रक्शन क्या है और एमलगमेशन क्या है, फिर हम एमलगमेशन को पढ़ेंगे और फिर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। इन सब बातों को हम अच्छे से सीखेंगे। आइए, तो बहुत अच्छे से आपने ये करना है। कोई भी डाउट है बेटा तो उस पर आपने पूछना है। पावर ऑफ कोर्ट इन स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, सेक्शन 391 392 of the Companies Act 1956. Court has very wide powers in sanctioning or rejecting a scheme of compromise or arrangement. Following are the powers of court in this regard. The court has very wide powers in sanctioning or rejecting a scheme of compromise or arrangement. Following are the powers of court in this regard. तो इस कंटेक्स्ट में कोर्ट के पास क्या क्या पावर हैं, आइए हम उसको सीखते हैं। पावर टू स्टे एनी सूट एनी प्रोसीडिंग until the application is disposed of. अगर कोर्ट के पास कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की एप्लीकेशन हो गई है, ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से, सेक्शन 391 392 के अंदर कोर्ट ने कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की एप्लीकेशन रिसीव कर ली है, लेकिन उससे पहले किसी क्रेडिटर ने अपने क्लेम को रिकवर करने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर दिया था, तो कोर्ट उस केस के ऊपर स्टे लगा देगा, उस केस को एंटरटेन फर्दर नहीं करेगा। बोलिए बात समझ में आई है कि नहीं। पावर टू स्टे एनी सूट और एनी प्रोसीडिंग अंटिल द एप्लीकेशन इज डिस्पोज ऑफ। आगे चलेंगे। पावर टू सुपरवाइज स्कीम कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट स्कीम, कोर्ट उसको स्कीम को सुपरवाइज करेगा, ये इंश्योर करेगा कि उसके अंदर कोई गड़बड़ झाला ना हो, कोई फ्रॉड ना हो और ठीक तरीके से मीटिंग बुलाई जाए। और उसमें जो तीनों बातें हमने पढ़ी, नंबर मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर प्रेजेंट होने चाहिए उस स्कीम में, मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर्स प्रेजेंट होने चाहिए, और जिन लोगों का भी कॉम्प्रोमाइज जिसके साथ भी कर रहे हैं, जो भी उन टोटल क्लेम का 3/4 वैल्यू उनके पास होनी चाहिए और रिक्विजिट मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। जब आप कोर्ट के पास कोई स्कीम फाइल करते हैं, आइए ध्यान से इस बात को सुनिए, ध्यान से इस बात को सुनिए। पावर टू मॉडिफाई स्कीम और चेंज टू मेक इट वर्केबल, कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट उस स्कीम को चेंज भी कर सकता है और उसे मॉडिफाई भी कर सकता है ताकि वो वर्केबल हो सके। इफ इट इज नॉट वर्केबल इन स्पाइट ऑफ गुड एफर्ट्स, कोर्ट में ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर मान लीजिए स्कीम, यहां पर आपके पास कोई स्कीम रेफर करी, आपने कोई अरेंजमेंट रेफर किया, लेकिन उसमें कोर्ट ने मॉडिफिकेशन ही नहीं कर पा रहा है, उसको वर्केबल नहीं हो पा रहा है, वो स्कीम इज नॉट वर्केबल, पार्टीज आर नॉट एग्रीइंग ऑन द टर्म्स, पार्टीज आर नॉट कमिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस, देन कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट कंपनी का लिक्विडेशन भी इनिशिएट करा सकता है। Power to order that a meeting of creditors or members may be called and held with necessary directions. Court can't dispense with the holding of the meeting even though shareholders unanimously approved it. ठीक है बेटा, तो शाबाश। कोर्ट मीटिंग की पावर, मीटिंग को कन्वेन करने की डायरेक्शन देगा। अगर सभी मेंबर्स यूनानिमसली ये कह दें कि मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है, हम सभी शेयर होल्डर वैसे ही एग्री हैं, तो कोर्ट फिर भी मीटिंग की ऑर्डर देगा। पावर टू ऑर्डर री होल्डिंग ऑफ द मीटिंग इफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बिफोर होल्डिंग मीटिंग। अगर मीटिंग को करने से पहले कोई गलत इंफॉर्मेशन पास कर दी गई है तो कोर्ट उस मीटिंग को री होल्डिंग भी करवा सकता है, उस मीटिंग को दोबारा भी बुला सकता है। पावर टू इशू ऑर्डर फॉर रीपेमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ इंडिविजुअल क्रेडिटर्स
or depositors in extraordinary circumstances, power to issue order for repayment of dues of individuals, creditors or depositors in extraordinary circumstances, power to order alteration of memorandum, articles of association of company. Company is not required to follow separate procedure for it. Company is not required to follow separate procedure for it. शाबाश बेटा. अदरवाइज मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की अल्ट्रेशन के लिए कंपनी को स्पेशल एसआर पास करना पड़ता है. ठीक है, तो कोर्ट कंपनी के एमओए और एओ को भी अल्टर करवा सकता है. कंपनी को इसके लिए अलग से प्रोसीजर फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो हमने अभी क्या पढ़ा? पावर ऑफ कोर्ट. पावर ऑफ कोर्ट, द कोर्ट हैज वेरी वाइड पावर्स सैंक्शनिंग और रिजेक्टिंग स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट. जब भी कोर्ट के पास कोई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की के लिए एप्लीकेशन आएगी तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को किस तरह से डिस्पोज ऑफ करेगा, ये बातें हमने सीखी कि कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं. आने वाले सेशन में आइए आगे इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिकंस्ट्रक्शन एंड एमलगमेशन का मतलब पढ़ने वाले हैं. अरेंजमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज मे टेक प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड एमलगमेशन. अब कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हम क्यों कर रहे हैं? हमारा मकसद क्या है? या तो हम रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या हम एमलगमेशन करना चाहते हैं. अब यहां पर इन दोनों वर्ड्स को हम समझेंगे, अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे. वर्ड रिकंस्ट्रक्शन एंड एमलगमेशन इज नॉट डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट. इट इज डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, बट डेफिनेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज नॉट यूजफुल हियर. क्योंकि इनकम टैक्स वाले किसी भी चीज को डिफाइन करेंगे ना, तो इनकम टैक्स वालों की सिर्फ एक ही इंटेंशन होती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कैसे कलेक्ट करें. उनकी इंटेंशन, उनका दायरा बस इतना सा होता है कि हाउ दे कैन कलेक्ट मैक्सिमम टैक्स फ्रॉम द कंपनीज. लेकिन यहाँ इसलिए जो इनकम टैक्स एक्ट ने जो डेफिनेशन दी है उसे हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो डेफिनेशन यहाँ ज्यादा यूजफुल नहीं है. आइए हम सीखते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है. रिकंस्ट्रक्शन इज यूजुअली ऑफ एनी ओनली वन कंपनी. रिकंस्ट्रक्शन होता है बेटा जहां एक ही कंपनी के साथ हो. ठीक है, इट मींस बिल्डिंग अगेन. रिकंस्ट्रक्ट का मतलब दोबारा से बनाना. देखो इसका संधि विच्छेद करके देखो. रिकंस्ट्रक्शन, जैसे आपका घर पुराना हो गया है, तो घर को तोड़कर आप नया घर बना लेते हो. तो ऐसे ही रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि किसी क्लेम को डिस्ट्रॉय करके दोबारा से खड़ा करना. इट मींस बिल्डिंग अगेन. It implies alteration or modification of rights of members or creditors or both. तो इसमें हम क्या करेंगे? Alteration और modification of rights of members or creditors or both. Members के और creditors के rights को alter करेंगे. Members के भी करेंगे, creditors के भी करेंगे, हो सकता है कि दोनों के भी करें. तो इस चीज से आप सावधान रहेंगे, ध्यान से बात को समझेंगे. In reconstruction, existing business is carried out in altered form. ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन में जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको हम कैरी करेंगे इन अल्टर्ड फॉर्म, जो भी बदलाव आए हैं उसके. रिकंस्ट्रक्शन यूजुअली इनवॉल्व्स. रिकंस्ट्रक्शन में क्या क्या होगा? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ कैपिटल. आप कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस कर देंगे. मेक फुली पेड अप शेयर्स एज पार्टली पेड अप सो दैट अमाउंट कैन बी कॉल्ड. ठीक है, पैसे की जरूरत है तो फुली पेड अप शेयर्स को, उसमें हम कंपनी को आगे चलाने के लिए जो मेंबर्स हैं उनकी फुली पेड अप शेयर्स को पार्टली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे. ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग टू अनदर कंपनी. ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग टू अनदर कंपनी. और कंपनी की अंडरटेकिंग है वो बेकार पड़ी है, उसका यूज नहीं कर पा रही कंपनी, तो उस अंडरटेकिंग को हम ट्रांसफर कर देंगे. टेक ओवर बाय अनदर कंपनी. एक्वाजिशन ऑफ शेयर्स इन अनदर कंपनी, या हम किसी दूसरी कंपनी के, शाबाश, ठीक है, या उसमें हम एक्वाजिशन ऑफ शेयर्स की बात करेंगे. सेटिस्फेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स बाय अलॉटिंग देम शेयर्स इन वन कंपनी. ठीक है बेटा, सेटिस्फेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स बाय अलॉटिंग देम शेयर्स इन न्यू कंपनी. एक नई कंपनी में जो शेयर होल्डर्स के राइट्स हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई कैसे करेंगे? उन्हें किसी दूसरी कंपनी में, नई कंपनी में शेयर्स दे देंगे ताकि वो सेटिस्फाई हो जाएं. In case of internal reconstruction, company continues to exist and operate with adjustment of rights and shareholders and or creditors, lenders, etc. In such a reconstruction, always some sacrifice is present for members and creditors to enable the company to operate as a going concern. क्योंकि अगर members अपने full rights claim करें या creditors खुद पूरे rights claim करें तो कंपनी के लिए एक ही रास्ता बचता है और वो है मौत, यानी वाइंडिंग अप.
तो कंपनीज को आप मरने नहीं देना चाहते हो, डिसॉल्व नहीं कराना चाहते हो, लेकिन कंपनीज को आप ऑपरेटिव भी रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि कंपनी टिकी रहे, तो राइट्स को मॉडिफाई करना, रिकंस्ट्रक्ट करना जरूरी है। तो रिकंस्ट्रक्शन आपने देखा बेटा, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब आपको मैंने बताया। रिकंस्ट्रक्शन में एक ही कंपनी इन्वॉल्व होती है, ये बात ध्यान रखना। एमलगमेशन, एमलगमेशन, द टर्म्स मर्जर एंड एमलगमेशन आर सिनोनिमस, ठीक है, लेकिन अकाउंट्स वाले इसका डिफरेंस कर देंगे। अकाउंट्स वाले आपको मर्जर और एमलगमेशन में भी डिफरेंस करके बता देंगे, लेकिन जहां तक हमारे लॉ की सवाल है, जहां तक कॉर्पोरेट लॉ की बात है, तो मर्जर और एमलगमेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिनोनिमस है, ठीक है। एज पर द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 10th एडिशन मींस कंबाइन और यूनाइट टू फॉर्म वन ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर। जब दो चीजों को मिलाकर आप एक कर दें तो उसे हम कहेंगे मर्जर या एमलगमेशन। जैसे दो इंडिविजुअल शादी करते हैं तो उसे मैरिज कहते हैं, ऐसे ही दो कंपनीज को हम एक कर दें तो उसे मर्जर कहते हैं। एमलगमेशन इन्वॉल्व्स टू और मोर कंपनीज। Sometimes term consolidation is used to describe amalgamation or arrangement, merger। शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, शब्द आप मर्जर यूज करें, एमलगमेशन यूज करें या कंसोलिडेशन यूज करें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव से फर्क पड़ता है। ऑब्जेक्टिव अगर दो एंटरप्राइज को मिलाकर एक बनाना है, दोनों को मिलाकर एक करना है, तो उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम इस डेफिनेशन में यहाँ पर पढ़ेंगे। वर्ड चाहे कोई भी यूज हुआ हो, मर्जर यूज हुआ हो, एमलगमेशन यूज हुआ हो या कंसोलिडेशन यूज हुआ हो। Amalgamation is a blending of two or more existing undertakings into one undertaking. Shareholders of each blending company, ध्यान से सुन लो, shareholders of each blending company become substantially the shareholders in the company which is to carry on the blended undertaking। ठीक है, blending और blended में फर्क करना है बेटा। blending किसको मिला के, ठीक है, आपने गाजर और सेब का जूस बनाया, गाजर और सेब, ठीक है, एप्पल और गाजर का आपने जूस बना दिया, तो गाजर पहले अलग थी, एप्पल पहले अलग था, फिर गाजर को और एप्पल को ब्लेंड करके आपने उसका जूस बना दिया, तो जो प्रोडक्ट बना वो असल में वो जूस बना, उसमें जो ब्लेंडिंग इंग्रेडिएंट्स थे वो गाजर थे और सेब थे, ब्लेंडेड क्या हुआ, जूस हुआ। इस तरह से कंपनी ए कंपनी बी को कंपनी सी बना दिया, कंपनी ए एंड कंपनी बी आर ब्लेंडिंग कंपनीज एंड कंपनी सी इज द ब्लेंडिंग कंपनी। एमलगमेटिंग कंपनी और एमलगमेटेड कंपनी में डिफरेंस आपने करना है। Amalgamation is possible by following two methods: by the transfer of two or more undertakings into a new company, or by the transfer of one or more undertaking to an existing company। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी एक्स थी, एक्स और वाई को कंपनी मिलाकर, लिप्टन और ब्रुक बॉन्ड को मिलाकर ब्रुक बॉन्ड लिप्टन बना दिया आपने, कंपनी जेड बना दिया। कंपनी एक्स और कंपनी वाई दो कंपनीज थी, और मर्जर के बाद अगर कंपनी एक्स बचती है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे शाबाश मर्जर। ऊपर वाले को एमलगमेशन बोल देते हैं। अगर डिफरेंस करना ही चाहते हो ना, तो डिफरेंस ये है, अगर मर्जर आप कहते हो नहीं नहीं सर हमें तो आप डिफरेंस बताइए ही बताइए, अगर डिफरेंस पूछना चाहते हो तो डिफरेंस भाई ये है, इसमें कंपनी एक्स और कंपनी वाई को मिला के कंपनी जेड बना रहे हो, तो इस चीज़ को तो बोल देते हैं हम एमलगमेशन, ठीक है। और कंपनी एक्स और कंपनी वाई दो अलग कंपनी थी, और उसके बाद कंपनी एक्स बच गया, एक कंपनी बच गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे इसको शाबाश मर्जर, ठीक है। आपने वो गाना सुना ना, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई, ठीक है, वो बोलते हैं कि रांझा रांझा करके मैं रांझा हो गई हूँ, तो उसको मर्जर बोलेंगे, यानी पहले दो थे फिर एक ही हो गए हैं, ठीक है। फिर वो बाद में कहते हैं कि मुझे हीर तो बोलो ही मत, मुझे रांझा बोलो आप। तो ये एक एग्जाम्पल दिया बेटा, है ना। आप ऐसी सी बातें बहुत जल्दी से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, आपको याद भी रहती हैं। जहाँ रांझा रांझा करके एक हो गया तो वो मर्जर है, ठीक है। जहाँ दोनों खत्म हो गए और एक बन गए ना, जहाँ हीर भी मर गया रांझा भी मर गया, वो एमलगमेशन है, ठीक है। हीर और रांझे को मिलाकर एक नई चीज क्रिएट हो गई, ठीक है, हीर भी नहीं बचा, रांझा भी नहीं बचा, नई चीज बची, वो है एमलगमेशन, ठीक है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। While the term merger is used when weak or loss making company is amalgamated with strong company। शाबाश, आप थोड़ा बहुत इसे एक्सप्लेन करते हैं, आइए पॉइंट्स में, क्योंकि पॉइंट्स लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। While the term merger is used when weak or loss making company is amalgamated with strong company, procedure for amalgamation and merger are very much similar। रिवर्स मर्जर एक कंसेप्ट है, रिवर्स मर्जर। उसमें ये होता है, इज ए क्वाइन टर्म जनरली यूज्ड इन दोज केसेस ऑफ मर्जर वेयर अ कंपनी हैविंग हायर नेटवर्थ इज मर्जिंग इनटू कंपनी हैविंग नेटवर्थ लोअर देन इट। यूजुअली क्या होता है
कि लड़का लड़की को ब्याह के लेके आता है, अगर लड़की लड़के को ब्याह के ले आए तो इसे रिवर्स मर्जर कहते हैं। सुन लो ध्यान से। यूजुअली क्या होता है, आपको इस बात से ध्यान रखिएगा बेटा, यूजुअली क्या होता है कि वर पक्ष स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। हमारे इधर हमारे हरियाणा में कहावत है कि शादी हमेशा अपने से नीचे वाले से करनी चाहिए, अगर लड़के हैं तो आप, ठीक है भाई, लड़के को अपने से नीचे वाले के घर ब्याहना चाहिए और लड़की को अपने से ऊपर वाले घर में ब्याहना चाहिए, ऐसे हमारी कोई कहावत है। तो यूजुअली क्या है हमारे समाज में शादी को लेके कि लड़का बारात पे लेके जाता है, जुलूस निकलवा के लड़की को ब्याह के लेके आता है, ठीक है। घोड़े पे बैठ के पहले जुलूस निकालते हैं, पहले वो बड़ा ही अपनी पावर शो ऑफ करते हैं कि हम कितने रिच हैं, हम कितने पटाखे फोड़ते हैं, फिर वो अपनी पावर डोमिनेट करते हैं। जैसे जंगलों में होता है ना, जानवर लड़ते हैं पहले, जंगल में भी ऐसे ही होता है। जंगल में जब ये जानवर शादी करते हैं तो पहले आपस में लड़ाई करते हैं, जो जो जानवर शक्तिशाली होता है फिर उसकी शादी होती है। तो यहाँ हमारे समाज में भी ऐसे ही होता है, वो पावर पहले शो ऑफ करते हैं, यानी लड़का लड़की को ब्याह के लेके आता है। लेकिन आजकल एक मैं फेसबुक पे देख रहा था कि लड़की लड़के को ब्याह कर लेके आई, अगर लड़की लड़के को ब्याह कर लेके आई है तो वो रिवर्स मर्जर है। A conglomerate merger is merger where two or more companies carrying different business are acquired and merged into diversify the products marketed, ठीक है बेटा। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या है कि वेयर टू और मोर कंपनीज कैरिंग डिफरेंट बिजनेस, ठीक है। अगर एक दोनों कंपनी कारें बनाती हैं तो मर्जर हुआ, समझ में आई। एक कंपनी कारें बनाती है, एक कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, उनका मर्जर हो गया आपस में, तो इसको बोल रहे हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में क्या होगा, इज अ मर्जर वेयर टू और मोर कंपनीज कैरिंग डिफरेंट बिजनेस आर एक्वायर्ड एंड मर्ज्ड टू डाइवर्सिफाई द प्रोडक्ट मार्केटेड। Reconstruction or amalgamation may take any of the following forms: by sale of undertaking section 394, ठीक है बेटा, अगर कंपनी की सेल कर रहे हो सेक्शन 394, बाय सेल ऑफ शेयर्स और टेक ओवर द कंपनी सेक्शन 395। तो दो तरीके से ये होगा, ठीक है। आप ध्यान से बात को सुनेंगे। 394 में मर्जर या एमलगमेशन, अगर सेक्शन 394 की कोडिंग कर रहे हो तो इसको मर्जर या एमलगमेशन कहेंगे, और 395 के अगर कोडिंग कहोगे तो इसे टेक ओवर कहेंगे, ठीक है। टेक ओवर को भी हम बाद में समझेंगे, सेक्शन 395 की कंसेप्ट को मैं बाद में बताऊंगा, अगले सेशन में सेक्शन 395 के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हमें क्या सीखना है, सबसे पहले हमें सेक्शन 394 को सीखना है। शाबाश, सेक्शन 394 की प्रोसीजर को सीखेंगे। An application is made to the code with scheme of reconstruction और amalgamation। पहले आप क्या करोगे, कोड को एप्लीकेशन दोगे, अपनी स्कीम बनाओगे, रिकंस्ट्रक्शन और amalgamation, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट जो भी आपने किया उसकी स्कीम बनाओगे। स्कीम शुड प्रोवाइड फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी ऑफ द पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी टू अनदर कंपनी। स्कीम में ये चीजें प्रोवाइड करेंगे। ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी क्या है, अब आप इस कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। मीनिंग ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी, आइए इस चीज को हम सीखेंगे। मीनिंग ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। सेक्शन 394 के अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूं, आप ध्यान से मेरी बात को सुनते जाएंगे और समझते जाएंगे और एग्जाम में फटे चक देंगे आप इनके। मीनिंग ऑफ ट्रांसफरर, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। आइए हम दो केस आपके साथ डिस्कस करते हैं एमलगमेशन के। एक में क्या हुआ, पहला केस क्या था, कंपनी एक्स थी और कंपनी वाई थी और इसके बाद कंपनी एक्स बच गई, ठीक है। शाबाश, फिर जो ब्लेंडेड कंपनी बची वो कंपनी एक्स बची। और दूसरा केस सुनो, एक कंपनी एक्स थी और एक कंपनी वाई थी और जो ब्लेंडेड कंपनी है वो जेड बची, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से आप इस कंसेप्ट को सीखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। कंपनी एक्स थी, कंपनी वाई थी और फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, आइए ध्यान से सुनते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए। इसके बाद क्या हुआ, कंपनी जेड बची। तो यहाँ पे ट्रांसफरर कौन है, यहाँ पे ट्रांसफरर कौन है और यहाँ पे ट्रांसफरी कौन है। क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा सेक्शन 394 का कंसेप्ट
इस चैप्टर का कंसेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ट्रांसफरर कौन है हम सीखेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफरर कौन है और यहाँ पे ट्रांसफरी कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफरर कंपनी है ना, सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ पे जो ट्रांसफरर है वो है एक्स, सॉरी, जो ट्रांसफरर है यानी जिसने अपने एसेट्स ट्रांसफर किए हैं वो है वाई, और जिसको ट्रांसफर किए हैं वो है एक्स, क्योंकि एक्स ने वाई की एसेट्स भी ले लिए, वाई की लाइबिलिटीज भी ले ली, तो वाई ने अपने एसेट्स भी ट्रांसफर कर दिए, अपनी लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर करने वाला यानी जिसने ट्रांसफर किए वो वाई, और जिसको ट्रांसफर किए ट्रांसफरी वो एक्स। इस केस में ट्रांसफरर कौन होगा? इस केस में ट्रांसफरर है एक्स और इस केस में ट्रांसफरर है वाई। ठीक है, और इसमें ट्रांसफरी कौन है? जेड। ट्रांसफरर मतलब ट्रांसफर करने वाला, यानी एक्स और वाई ने अपने एसेट्स जेड को ट्रांसफर कर दिए, एक्स और वाई ने अपनी लाइबिलिटीज जेड को ट्रांसफर कर दी। तो जिसको ट्रांसफर करी वो ट्रांसफरी और जिसने ट्रांसफर करी वो ट्रांसफरर। आइए, तो ट्रांसफरी कंपनी अब आप यहां सीख गए, मतलब यहां पे अब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी शुड बी, आइए शाबाश, सीखिए मेरी बात को बेटा। ट्रांसफरी कंपनी शुड बी कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ट्रांसफरी कंपनी जो है ना वो कंपनी होनी चाहिए कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। बहुत खतरनाक बात है बेटा, शाबाश, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी कैन बी बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, ठीक है, यहां पे इसको कर लीजिए ट्रांसफरर। ट्रांसफरर कंपनी कैन बी बॉडी कॉर्पोरेट, इट मींस फॉरेन कंपनी कैन बी ट्रांसफरर कंपनी। जो ट्रांसफरी कंपनी है वो इंडियन कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आई? Power to amalgamate is a statutory power, and this power may be exercised notwithstanding the fact that memorandum of the company does not contain express power to amalgamate with another company. अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने का या अरेंजमेंट करने का, तो कंपनी लॉ दे रहा है, देखो सेक्शन 394 कह रहा है, तो कंपनी लॉ आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का बाब है। कंपनी लॉ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से गवर्न नहीं होता, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से गवर्न नहीं होता, बल्कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी लॉ से गवर्न होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई बेटा? अगर एक्ट में, अगर मान लो मेमोरेंडम में लिखा भी हुआ है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अरेंजमेंट नहीं कर सकते, एमलगमेशन नहीं कर सकते, रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, फिर भी हम ये काम कर पाएंगे। आप ध्यान से मेरी बात को सीख लीजिए। Bombay Gas Company Private Limited versus Central Government, court held in case of amalgamation of the transferring company cannot be a foreign company. It means foreign company can be amalgamated with the Indian company. The court held in case of amalgamation of the transferring company cannot be a foreign company. ठीक है बेटा, ट्रांसफरी कंपनी फॉरेन कंपनी नहीं हो सकती। इट मींस फॉरेन कंपनी कैन बी अमलगमेटेड विद द इंडियन कंपनी, बट इंडियन कंपनी कैन नॉट बी अमलगमेटेड विद द फॉरेन कंपनी। जो ट्रांसफरी कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। कोर्ट में सैंक्शन द स्कीम, कोर्ट क्या करेगा बेटा? स्कीम को सैंक्शन कर देगा। ऑन एप्लीकेशन कोर्ट में सैंक्शन रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन स्कीम एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग मैटर्स। ठीक है बेटा, द ट्रांसफर ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर कंपनी टू ट्रांसफरी कंपनी। Transfer property or assets, no further document of transfer is required to be executed. However, court can't provide for automatic transfer of contract, automatic transfer of ठीक है, contract of service। आप बात को बेटा ध्यान से समझ लीजिए। Therefore, employees who refuse to join service of transferring company can claim compensation for premature termination of job। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जो भी, अब बेटा एसेट्स के साथ साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि ट्रांसफरी कंपनी के एम्प्लॉयज भी हैं, तो ध्यान से बेटा यहाँ इंपॉर्टेंट नोट प्रोवाइड करेंगे। अगर एम्प्लॉइज ट्रांसफरी कंपनी में नहीं जाना चाहते तो कोर्ट से, वो कंपनी से, ट्रांसफरी कंपनी से कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। आप बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। वेयर एन ऑर्डर प्रोवाइड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज, देन बाय वर्च्यू ऑफ द ऑर्डर दैट प्रॉपर्टी शैल बी ट्रांसफर्ड एंड वेस्ट इन एंड दोज लाइबिलिटी शैल बी ट्रांसफर्ड टू एंड बिकम द लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। In view of this,
effective date of amalgamation for this purpose will be the date so specified by the court in its order. तो इस काम के लिए इफेक्टिव डेट कौन सी होगी एमलगमेशन की, किस डेट को हम इफेक्टिव डेट मानेंगे, यानी किस डेट के बाद हम अपने क्लेम ट्रांसफरी कंपनी से ले पाएंगे, तो इसके लिए कोर्ट ऑर्डर में प्रोवाइड कराएगा. द अलॉटमेंट बाय द ट्रांसफरी कंपनी by the transferee company of any shares, debenture, policies or other like interest as per the scheme. Continuation by or against the transferee company, continuation by or against transferee company of any legal proceeding pending against the transfer company. ठीक है. The resolution without winding up of any transfer company. यहाँ पे डिसोल्यूशन हो जाएगा. ठीक है. ट्रांसफर कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाएगा लेकिन वाइंडिंग अप नहीं होगा. वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन होगा लेकिन वाइंडिंग अप नहीं होगा. दिस इज द केस वेयर कंपनी कुड बी डिसॉल्व्ड विदाउट गेटिंग वाइंडिंग अप. आपको बेटा वाइंडिंग अप चैप्टर पढ़ाया है मैंने, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि वाइंडिंग अप इज द प्री स्टेज ऑफ डिसोल्यूशन. यानी जैसे फॉर एग्जांपल धुआं उठेगा तो आग लगेगी तो धुआं उठेगा ना, तो आग लगना इज द प्री रिक्विजिट ऑफ स्मोक. लेकिन यहां पर बेटा क्या है, हमने पढ़ा वाइंडिंग अप में डिसोल्यूशन से पहली स्टेज वाइंडिंग अप है, लेकिन इस केस में मर्जर और एमलगमेशन के केस में मैंने बताया था कि बिना वाइंडिंग अप के हम डिसोल्यूशन करा देंगे. सच अदर इंसिडेंटल और सप्लीमेंटरी मैटर्स नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू स्कीम. तो बेटा कोर्ट बताएगा, आपको ऑर्डर में बताएगा कि कुछ और इंसिडेंटल और एंसिलरी मैटर्स को भी प्रोवाइड कराएगा. आप इस चैप्टर को यहाँ तक करके आना. एक क्लास और इस पे हम करेंगे और इस क्लास में बाकी रिमेनिंग जो नोट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू वेरी मच.